In this video, we will study the principle of steady-state converter analysis. We will start with the introduction, and then we will go on to describing the buck and boost converter, and then we will study the inductor volt, second capacitor charge balance, and small ripple approximation. Let's start. ओके, सबसे पहले तो इस सर्किट को अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर ये वाला स्विच अगर इस जगह के ऊपर होगा, लाइक एट पोजीशन 1, तो आउटपुट के ऊपर सारी की सारी ये वाली वोल्टेज अपीयर हो रही होगी वी जी। ठीक है, आउटपुट मीन्स लेट्स से दिस, इट मीन्स कि व्हेन द स्विच इज एट पोजीशन नंबर 1, वी टी इज इक्वल्स टू वी टी, दिस वन इज इक्वल्स टू वी जी। Okay, and now when the switch is at position number 2, the output will have no voltage. See, because there is no voltage source attached at when the switch is at position number 2. तो हम ये कह सकते हैं कि जब पोजीशन नंबर 1 के ऊपर होगा तो फिर वी टी इक्वल होगा वी जी का, जब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर होगा तो हम कहेंगे कि वी टी जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे आप देखें तो शो भी हो रही है कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एट दिस सिचुएशन, मतलब जब तक स्विच इस पोजीशन नंबर 1 के ऊपर रहा है तब तक वो कह रहा है डी पीरियड। ठीक है, ड्यूटी साइकिल इज़ जब तक के स्विच पोजीशन नंबर 1 पे रहा है। तो वो देखें, जब तक पोजीशन नंबर 1 पे रहा है तब तक आउटपुट के ऊपर वी जी आती रही है। देखें, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ है, लेकिन जैसे ही पोजीशन नंबर 2 के ऊपर गया है, ठीक है, लेट्स से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पीरियड, तो तब आउटपुट ज़ीरो है। ठीक है, तो ये इस तरह की एक वेव बनती रहेगी। स्विच नंबर 1 के ऊपर होगा तो वी जी, स्विच नंबर 2 के ऊपर होगा, जब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर होगा तो आउटपुट के ऊपर ज़ीरो वोल्टेज। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये वाली बात बता रहे हैं हमें। अच्छा, अब यहाँ पे आगे देखा जाए तो अगर हमें एरिया फाइंड करना हो, अगर हमें अच्छा एक कंप्लीट इसका मतलब वेव बनेगी, एक कंप्लीट वेव बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब जब एक कंप्लीट स्विचिंग होगी, जो नंबर 1 के ऊपर भी कितने टाइम पे रहा है, नंबर 2 के ऊपर भी कितने टाइम पे रहा है, वो एक कंप्लीट वेव बनेगी। अगर इसका एरिया निकालना हो हमने, टोटल एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है एरिया अंडर द कर्व, मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से कंप्लीट टाइम पीरियड तक उस क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं। सही है, वी टी को। अब हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, वरना वैसे देखा जाए तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया होगा इसका एरिया, इस वाले पोर्शन का एरिया जो यहाँ ये जो एरिया ये वाला है, और प्लस इसका एरिया जो कि ज़ीरो है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया तो हमें सिंपल पता चल रहा है, इसका एरिया तो हमें सिंपल पता चल रहा है ना, इस वाले का एरिया कि ये होगी लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, क्योंकि रेक्टेंगुलर है। लेंथ कितनी है हमारे पास, वी जी। ठीक है, सॉरी विड्थ, सॉरी ये विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पोर्शन कितना है हमारे पास, वी जी। और लेंथ कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है डी टी एस। सही है, तो हम इस वाले पोर्शन का निकाल सकते हैं एरिया, वो क्या आ जाएगा, वी जी मल्टीप्लाई बाय डी टी एस। सही है, और दूसरे का एरिया कितना आ जाएगा, वो जो दूसरा वाला है ये, इसका एरिया आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, इसका एरिया ज़ीरो है, तो टोटल एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया डिवाइड बाय टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो है टी एस। तो हम ऐसे कर सकते हैं सिंपल, डी टी एस वी जी, जो कि इसका एरिया था, प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड जो कि टी एस है। तो टी एस से टी एस कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा डी वी जी। तो यहाँ पे अब देखें तो ये देखो, वो इंटीग्रेट करने से भी वही आंसर आता है, वरना जो मैंने आपको ऑप्शन दिया है उससे भी देखें, डी टी एस डिवाइडेड बाई टी एस कर देंगे तो आपके पास एक एवरेज एरिया निकल आएगा। ठीक है, वो इन्होंने ऐसे निकाल लिया। सही है, अब आगे चलते हैं हम। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ डी सी इज़ इक्वल टू द ड्यूटी साइकिल टाइम्स। अच्छा, अब ये हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ हम रहे हैं कि नॉर्मली ना हमें जब हमें बक करना होता है, बक कहते हैं जब हम एक डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर होता है, अगर डीसी की बड़ी वैल्यू से डीसी की छोटी वैल्यू में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिस तरह 6 से आप चाहते हैं 2 वोल्ट ले लें, तो एक तो तरीका ये होता है कि आप बीच में यूज़ कर लेते हैं वो पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आप पोटेंशियोमीटर के थ्रू भी ये कर सकते हैं। ठीक है, कि एक रजिस्टर हम लगाते हैं इस तरह करके सीधा सा, उसके दरमियान से टैपिंग निकालते हैं, लेकिन उससे ये होता है
कि अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 आ जाता है। उससे ये होता है कि पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम पावर लॉस बचाने के लिए, क्योंकि बक कन्वर्टर बनाते हैं, इससे पावर लॉस भी नहीं होता और आपकी कन्वर्जन भी हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। नाउ द एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी इज इक्वल टू द ड्यूटी साइकिल टाइम्स। तो इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू निकली है आउटपुट के ऊपर वो कितनी होगी? अगर इनपुट लेट से 6 है, लेट से इनपुट कितनी थी हमारे पास 6, और आउटपुट कितनी आएगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं? ड्यूटी साइकिल इंटू वी जी। ठीक है, अब ड्यूटी साइकिल कहते हैं वो कितने टाइम के लिए स्विच वन पे रहा है। हम कहते हैं एक कंप्लीट में लेट से वो 0.6 मतलब 60% के लिए स्विच वन पे रहा है। तो 0.6 इंटू वी जी 6, तो 0.6 इंटू 0 शायद आई गेस 3.6 आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने ऐसे निकाला ड्यूटी साइकिल जो कि ये है डिवाइड मल्टीप्लाई बाय वी जी जो हमने इनपुट ली थी। तो इस तरह करके हमें आउटपुट के ऊपर 3.6 मिल जाएगा बक कन्वर्टर के अंदर। अच्छा, व्हाट रिमेन्स। अच्छा, अब यहाँ तक तो काम हो गया। अब हमें आउटपुट के ऊपर क्योंकि डीसी आ रहा है ना, डीसी क्या होता है? डीसी होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, मतलब ज़ीरो फ्रीक्वेंसी होती है आइडली। तो हमें इसके यू कैन से सर्जिस से बचाने के लिए या हाई फ्रीक्वेंसी से सेव रखने के लिए आउटपुट को, ठीक है, क्योंकि स्विचिंग के दौरान ना कुछ यू कैन से कि जैसे ही स्विच होता है ना, ये तो आइडियल वेव फॉर्म है ना, वरना जैसे ही स्विच होता है तो यहाँ पे रिपल्स बनते हैं हाई हाई फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे भी स्विचिंग हो रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी स्विचिंग हो रही है। इस हाई फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास रिपल्स बनते हैं ना, इससे सेव रखना होता है आउटपुट को, आउटपुट वोल्टेज को। तो उसके लिए लो पास फिल्टर लगाते हैं जो सिर्फ लो पास जो कि डीसी कंपोनेंट है उसे इनपुट होने दे, और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी के हमारे पास रिपल्स आ रहे हैं इसको निकाल दे बीच में से। तो उसके लिए लो पास फिल्टर लगता है। सही है, तो हम इसके आगे क्या करेंगे? what remains is to insert a low pass filter. The filter is designed to pass the DC component but to reject the component of VT at switching frequency and its harmonic, ताकि उसको remove. The output voltage is then essentially equal to DC component of VT, ताकि सारा का सारा जो आउटपुट है ना वो सिर्फ DC कंपोनेंट के इक्वल हो, वो हाई फ्रीक्वेंसी बीच में से निकल जाए। सही है, तो इसके लिए अब लो पास फिल्टर लगाते हैं। अब ये हमारे पास लो पास फिल्टर है, देखो ये वाला सारा हमने अब ये लो पास फिल्टर लगाया है। अब लो पास फिल्टर समझने वाली बात है, जो ये याद रखनी है बात कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर डीसी के लिए शॉर्ट है, डीसी के लिए एज अ शॉर्ट सर्किट एक्ट करता है। शॉर्ट सर्किट मतलब डीसी को अपने अंदर से पास करने देता है, लेकिन एसी को, हाई फ्रीक्वेंसी को, वो एज अ ओपन सर्किट काम कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर से पास नहीं करना देता। यहाँ पे इंडक्टर लगाने का मकसद यह है कि खाली जो पीछे से आने वाली डीसी वेव है, मतलब जो डीसी इनपुट है वो पास हो जाए, जो हाई फ्रीक्वेंसी जो स्विचिंग के वक्त हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको ब्लॉक कर सके। तो इसलिए यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया है, और फिर आगे कैपेसिटर उसे स्मूथ रखने के लिए, और आउटपुट के ऊपर है। तो दिस इज़ अ लो पास फिल्टर। अब ये मैंने कैसे कहा है कि ये जो डीसी है, जो इंडक्टर है वो जो इंडक्टर है वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए शॉर्ट है। वो आपको फार्मूला पता है एक्स एल का, एक्स एल इक्वल होता है ओमेगा एल के, और ओमेगा एल इक्वल होता है 2 पाई एफ एल के। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, फ्रीक्वेंसी जीरो इधर पुट कर दें तो एक्स एल की वैल्यू जीरो निकल आती है। एक्स एल की वैल्यू जीरो का मतलब ये हुआ कि ये शॉर्ट है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बड़ी वैल्यू निकल आएंगे तो एक्स एल की वैल्यू बड़ी निकल आएगी, तो फिर वो क्या होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो अब फिर हाई फ्रीक्वेंसी को ये पास नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम चाहते हैं सिर्फ लो को पास करेंगे। सही, तो इसके अंदर से क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़ीरो पुट करें, सही है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो पुट करें जो कि डीसी की होती है, तो ये शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया तो इसे स्ट्रेट लाइन से कर सकते हैं। तो जो पीछे से सिर्फ शॉर्ट मतलब डीसी वेव आ रही है वो अपीयर हो जाएगी, मतलब वो आगे चली जाएगी, रजिस्टर के क्रॉस अपीयर हो जाएगी, और जो हार्मोनिक्स आ रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाले उसे ये ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर, तो वो आगे अपीयर नहीं होगी। तो ये एक लाइक सर्किट बनेगा हमारे पास लो पास फिल्टर का। फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अब देखिए इसमें हम सिर्फ ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करके टी की वैल्यू कंट्रोल करके यहाँ पे हम आउटपुट की वोल्टेज निकाल सकते हैं कि आउटपुट हमारी कितनी आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे डी की वैल्यू लेट से ड्यूटी साइकिल, अगर हमने इस वेव का ड्यूटी साइकिल इज जब तक वो स्विच वन पे रहता है, अगर ये वेव लेट से ऐसे ना बनती, ये वेव ऐसे बनती, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए स्विच वन पे रहती और कम टाइम के लिए टू पे रहती, मतलब ड्यूटी साइकिल 0.9 होता। ठीक है, और इनपुट लेट से हमने ली हुई होती 10, तो आउटपुट के ऊपर हमारे पास कितना वोल्ट आता है? 9। तो इसका मतलब सिंपली हम ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करके आउटपुट के ऊपर वेव हम ले सकते हैं विदाउट अ लॉस। ठीक है, आगे चलते हैं।
बक कन्वर्टर जो है वो एक ही एग्जांपल है। यहाँ पे वो कह रहे हैं द अदर कॉमनली यूज्ड आर, एक बक होती है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है कि एक हमारे पास तो बक होता है जो अभी ये वाला है, इसी तरह एक हमारे पास बूस्ट कन्वर्टर होता है जो कि बढ़ाता है, और थर्ड हमारे पास होता है बक बूस्ट कन्वर्टर। बूस्ट कन्वर्टर जो है वो कम से ज़्यादा वोल्टेज पे करेगा, और बक कन्वर्टर ज़्यादा से कम पे करेगा, और बक बूस्ट दोनों पे करेगा, ठीक है, ज़्यादा पे भी करेगा और कम पे भी करेगा। लेकिन इसमें ये होता है कि जो आउटपुट के ऊपर फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट होती है ना वो रिवर्स होती है। मतलब अगर इनपुट 6 वोल्ट प्लस है ना, तो आउटपुट के ऊपर आपको सॉरी तो आउटपुट के ऊपर आपको नेगेटिव पोलैरिटी मिलेगी। सही है। अगर इनपुट आपके पास 6 होगी तो बक बूस्ट के अंदर आउटपुट को आपको या आप -2, अगर स्मॉल मिलेगी, अगर कम करना चाहते हैं तो आपको -2 मिलेगी, या लेट से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको -10 मिलेगी। मतलब आउटपुट की जो होती है ना हमारे पास पोलैरिटी वो रिवर्स होती है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप उल्टा करके अगर यूज़ कर लेंगे तो वही पोलैरिटी आप एज अ पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंडक्टर वोल्ट सेकंड बैलेंस एंड कैपेसिटर चार्ज बैलेंस एंड द स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन। अभी मैंने बात की है पहले कि जो आउटपुट के ऊपर वोल्टेज आता है ना वो बिल्कुल स्टेबल नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि वो जो कुछ स्विचिंग हार्मोनिक्स भी होते हैं। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि जो आउटपुट आ रही है वो हमारे पास रिक्वायर्ड भी, मतलब जितना आप करना चाह रहे हैं, प्लस वो रिपल्स भी आ रहे हैं साथ साथ हाई फ्रिक्वेंसी के, और ये रिपल्स हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं होते, हम चाहते हैं कम से कम रिपल्स आएँ, इसीलिए तो हम आगे लो पास फिल्टर बना लगाते हैं इसके। तो आइडियली खैर हमें आइडियल तो हम खाली कह देते हैं कि वी टी इज़ इक्वल्स टू वी, लेकिन रियल में हमें साथ साथ थोड़े से रिपल्स भी मिल रहे होते हैं। जितना मर्जी अच्छा आप फ़िल्टर लगा दें, कुछ ना कुछ रिपल्स फिर भी आ जाते हैं। तो ये इन्होंने एक इक्वेशन लिख दी है इसकी। सही है। ओके, और यहाँ पे फ़िलहाल इन्होंने ये हमारे पास आ गया नंबर 1 पे बक कन्वर्टर की डायग्राम। बक कन्वर्टर और बूस्ट में सिर्फ ये फ़र्क होता है इंडक्टर की पोजीशन चेंज होती है, इधर इंडक्टर आगे इधर इंडक्टर पीछे। और ये हमारे पास बक बूस्ट कन्वर्टर हो गया जिसकी अपोजिट, जिसकी आपको पोलैरिटी हमने कहा था कि नहीं सही मिलेगी, मतलब अपोजिट मिलेगी। ओके, तो खैर ये तो थी तीनों टाइप्स। अभी हम फिर उसी बात पे वापस आते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो उसके अंदर रिपल्स भी होते हैं। अब रिपल्स क्यों होते हैं? क्योंकि कैपेसिटर लगा होता है, वो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि लेट से अगर ये हो ना, अगर आइडियली देखा जाए तो अगर इनपुट थी हमारे ऊपर पास लेट से 6 बक कन्वर्टर के केस में, तो आउटपुट हमें मिलनी चाहिए। आउटपुट हमें लेट से हमने एक बक कन्वर्टर बनाया जो 6 से 4 करता है, तो आउटपुट हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, लेकिन आपको एक्जैक्टली स्ट्रेट नहीं मिलेगी। देखें ये इस तरह की आउट मिलेगा विद द रिपल्स, जिसमें हम कहेंगे वी है और प्लस साथ वी टी भी है, प्लस साथ वी आर भी है, सॉरी रिपल्स भी। तो खैर इस रिपल को हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हो। सही है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि अगर 3.3 वोल्ट का एक मोबाइल चार्जर है ना, तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं सिर्फ 1% बीच में रिपल हो। 1% कितना होता है 3.3 का? 0.033। तो इतने रिपल्स अलाउ होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि वी रिपल्स आर वेरी 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 लेस दैन द वी रिक्वायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर इग्नोर करें इसे रिपल्स को, तो फिर इक्वेशन सिर्फ किस तरह की रह जाती है, ये कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सिर्फ वी। आपने रिपल वाला फैक्टर इग्नोर कर दिया, वो जो इन्होंने पहले लिखा था ना, ये यहाँ पे कहाँ पे लिखा था, ये वाला साथ उन्होंने रिपल इंक्लूड किए थे, लेकिन आगे वो इग्नोर कर रहा है। इस रिपल को इग्नोर करने को हम कहते हैं स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, कि व्हेन यू इग्नोर द रिपल फैक्टर, तो दिस टर्म इज कॉल्ड स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन। सही है, या लीनियर रिपल अप्रॉक्सीमेशन। तो वो हमने कर लिया। खैर नाउ let us analyze the inductor current waveform. We can find the inductor current by integrating the inductor voltage waveform. अब हम इंडक्टर की करंट फाइंड करना चाह रहे हैं, और इंडक्टर की करंट फाइंड करने के लिए हम वोल्टेज की वेवफॉर्म फाइंड करेंगे, और उससे हम फिर करंट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं वोल्टेज की वेवफॉर्म कैसी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखें, ये इनपुट वोल्टेज है। ये जब ये वाला जो है ना, ये सर्किट तब बनेगा जब स्विच 1 के ऊपर है, ठीक है। और जो स्विच है पोजीशन नंबर 1 के ऊपर है तो सर्किट ऐसा बनेगा, और जब स्विच पोजीशन नंबर 2 के ऊपर है तो सर्किट ऐसे बनेगा सिंपली। ये इसके अंदर देखें ना, ये वेव फॉर्म थी ना, ये था ना सर्किट। तो जब स्विच यहाँ पे होगा तो फिर सिंपली क्या होगा कि ये वेव जो इंडक्टर होगा वो सिंपली इसके साथ अटैच हो जाएगा। और जब स्विच पोजीशन नंबर 2 के ऊपर वो होगा तो फिर सर्किट इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो वो उन्होंने ये दो सर्किट्स वहाँ पे शो करवाए हुए हैं यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे इस वाले सर्किट की बात करते हैं जब पोजीशन नंबर 1 के ऊपर होगा। तो पोजीशन नंबर 1 के ऊपर होगा
तो देखें क्या होना चाहिए कि ये है और इसके सीरीज़ में, ठीक है, ये वी जी है, ये वी जी है, और इसके सीरीज़ में हमारे पास ये आ रहा है और ये आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में सीरीज़ में आ रहे हैं। और आपको पता है सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी जी अगर ये है तो ये डिवाइड हो रहा है दो चीज़ों में, वी एल में मतलब कि इंडक्टर में, प्लस वी टी में। यहाँ से अगर मैं सिर्फ, क्योंकि हम इंडक्टर के वोल्टेज की बात कर रहे हैं ना, तो अगर सिर्फ इंडक्टर के निकालूँ तो वी एल इज़ इक्वल्स टू वी जी, और ये वी टी उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो यही उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखें कि वी एल इक्वल हो जाएगा वी जी माइनस वी टी के, ठीक। अब क्योंकि ये वी टी है ना, इस वी टी को हम ऊपर कह के आए हैं कि रिप्पल, वैसे तो इसके अंदर हम ऊपर कह के आए हैं कि वी टी इक्वल होगा वी प्लस वी डी सी प्लस रिप्पल, लेकिन हम एस्टिमेटेड ऊपर कह के आए हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वी टी जो होता है वी के इक्वल होता है, तो यहाँ पे उन्होंने देखें वी टी की जगह वी ही पुट कर दिया है। अब हमने कहा था कि वोल्टेज फाइंड करके उसकी करंट वेव फॉर्म निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, वोल्टेज का हमको पता चल गया कि स्विच वन पे कैसा आ रहा है, स्विच वन पे। तो अब हमें पता है कि इंडक्टर के लिए इक्वेशन होती है वी इज़ इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, वी इज़ इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से करंट निकालना है, एल इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, डी आई टी बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू वी एल डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ पे क्या बन गया, डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी एल डिवाइड बाई एल, और वी एल किसके इक्वल है, ये हम ऊपर अभी ये देखें, ये बताया है, तो वी जी माइनस वी वी, ये यहाँ पे हमने लगा दिया वी एल की वैल्यू ऊपर, और नीचे डिवाइड कर दिया एल से, ठीक है। तो ये अब हमारे पास आ गई क्या बोलते हैं उसे, करंट की वैल्यू अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सिंपली आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, डी डी डिवाइड और जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास आई की स्लोप निकलेगी। खैर वो हम आगे करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि तब क्या होगा, सिंप्लीफाई द सेकंड सब इंटर द स्विच इज पोजीशन नंबर 2। अब चेक करते हैं जब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर होगा स्विच तो क्या होगा। तो यहाँ पे थे ना, यही क्वेश्चन बनेगी जब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर, जब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर होगा तो इंडक्टर चार्ज हो चुका होगा। अब एक बात और याद रखें यहाँ पे, जब ये हमेशा कि वोल्टेज के केस में, मतलब सोर्सेज के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे होता है कि पॉजिटिव होता है जहाँ से करंट निकलता है, ठीक है, और नेगेटिव वो होता है कि जो जहाँ पे दोबारा एंटर होता है। लेकिन लोड के केस में, जब लोड लगा हुआ हो, तो लोड के केस में क्या होता है, जब करंट इंटर हो रहा होता है, मतलब जिस लोड में जब करंट इंटर हो रहा होता है उस वाली साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जहाँ से लीव करता है उस साइड को नेगेटिव। इसका मतलब जब ये चार्ज होगा, जब ये चार्ज हो जाएगा कंप्लीट, तो इसके टर्मिनल्स वही रहेंगे, पॉजिटिव इधर रहेगा और नेगेटिव इधर रहेगा। तो अब देखेंगे कि जब स्विच 2 के ऊपर होगा तो आउटपुट के ऊपर पहले तो आपको यहाँ पे प्लस मिल रहा था, देखें पहले जब स्विच नंबर 2 के जब स्विच नंबर 1 के ऊपर होगा तो आउटपुट के ऊपर यहाँ पे आपको प्लस मिल रहा था, ठीक है। लेकिन जब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर आएगा स्विच, तो अब क्योंकि ये वाला इस तरह चार्ज हुआ है ना, इस तरह चार्ज हुआ है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपके आउटपुट के ऊपर नेगेटिव मिलेगा। और कितना नेगेटिव मिलेगा, ऑब्वियसली जितना थोड़ी देर के बाद ये उतना ही चार्ज हो जाएगा ना जितना हमारे पास ये वोल्टेज था, ठीक है, वी जी जितना था उतना ही चार्ज हो जाएगा इंडक्टर, लेकिन नेगेटिव में, ठीक है। तो इनपुट तो वेव कितनी आई है, इन मतलब कि जब पोजीशन नंबर 1 के ऊपर था तो हमने कहा कि आउटपुट वेव जो आ रही थी, मतलब जो इंडक्टर के ऊपर वेव फॉर्म की आ रही थी वो आती वी माइनस वी जी शायद, या वी जी माइनस वी टी, ठीक है, इस तरह आ रही थी ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये सही है, वी जी माइनस वी टी, ये तब आ रही थी जब स्विच नंबर 1 के ऊपर था। लेकिन जो स्विच नंबर 2 के ऊपर होगा तो क्या आएगी, एक तो नेगेटिव में आएगी और उतनी ही आएगी, ठीक है, नेगेटिव में आएगी और उतनी ही आएगी जितना इनपुट थी, ठीक है। तो ये तकरीबन उतनी ना भी आए तो लेट से थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो आपके पास ये आ जाएगा कि जो स्विच नंबर ये 1 के ऊपर आ गया, ठीक है, 1 के ऊपर ये बना था, और स्विच नंबर 2 के ऊपर नेगेटिव बनेगा, लेट से हम उसे नेगेटिव वी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, नेगेटिव वी, मतलब जितनी इनपुट हमें चाहिए थी आउटपुट के ऊपर, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास यहाँ पे, ये बना कि वी जी माइनस वी, ये तब बना जब पोजीशन नंबर 1 के ऊपर था, और ये तब बना माइनस वी के इक्वल जब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर था। तो ये इक्वेशन बन जाएगी जब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर होगा, जब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर आएगा तो हमने कहा कि माइनस वी टी के इक्वल है, और वो रिपल अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो वी टी नहीं लगाएंगे हम, वो वी टी इक्वल होता है वी प्लस रिपल के, रिपल इग्नोर कर दिया तो खाली ये वी रह गया माइनस वी, ठीक है। हमने पता ना वी टी इक्वल था वी प्लस वी रिपल के, लेकिन हम ऊपर स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन के तहत इसको इग्नोर कर आए हैं, तो खाली ये वी रह जाएगा डी सी कंपोनेंट। अब इसके साथ भी बिल्कुल वही सलूक करना है, मतलब क्या, वो जो ऊपर हम करके आए हैं कि वी इज़ इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी, ठीक है,
यहाँ से वी एल उधर जाके डिवाइड हो गया था और हमने ये कह दिया था कि डी, और ऊपर हमने वी की वैल्यू पुट की थी। इस केस में वो वी की वैल्यू थी वी जी माइनस वी, और इस केस में वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी ओवर एल। तो ये हमारे पास आ जाएगा दूसरी स्लोप। अब यहाँ से आगे थोड़ी सी डिफरेंट सी चीज़ है, वो क्या कि देखें, अब ये क्या कह रहा है, इस केस में डेरिवेटिव होता है स्लोप, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव ली जाती है, ये आपको मैथ्स के में पता होगा, डेरिवेटिव इज़ द स्लोप। यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ करंट की वैल्यू, ये करंट कितना चेंज हो रहा है, वो आ रही है पॉजिटिव में, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब जब डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो उसका मतलब स्लोप अच्छा करके ऊपर जा रही है, ठीक है। और जब डेरिवेटिव नेगेटिव हो, मतलब स्लोप नेगेटिव हो, तो उसका मतलब स्लोप नीचे जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जब स्विच नंबर 1 के ऊपर थी पोजीशन पे तो फिर स्लोप अपवर्ड थी, और जब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर थी तो स्लोप डाउनवर्ड थी। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी, देखें करंट की, कि क्या कि आई तो आ रहा है, लेकिन जब पोजीशन नंबर 1 के ऊपर था, मतलब ये वाला पीरियड, तो आपके पास स्लोप वी जी माइनस वी ओवर एल थी, मतलब पॉजिटिव थी, तो देखो ऊपर जा रही। लेकिन अगले केस में पोजीशन नीचे थी, मतलब नेगेटिव थी, तो स्लोप नीचे जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, वो क्या कि इसको ज़रा गौर से देखें, तो वो क्या कह रहा है, डी आई कितना पोर्शन है, डी आई यहाँ पे है उसकी, ये हम कह सकते हैं उसकी पीक वैल्यू है, ठीक है। ये उसकी पीक वैल्यू है इस वेव की, ये अपर पीक है, ये लोअर पीक है, ठीक है। और ये वाली जो दरमियान में वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो वो जो डी आई है, ये है एवरेज और पीक वैल्यू का डिफरेंस, मतलब ये जो डी आई है, डी आई है ये इक्वल है वी पीक माइनस वी एवरेज, वी एवरेज। लेकिन अगर मैंने पीक टू पीक निकालना हो, ऊपर पीक माइनस लोअर पीक, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अपर पीक लेट से अगर मैं पॉजिटिव लूँ, लोअर पीक अगर मैं नेगेटिव लूँ, तो फिर हमें पता है पीक टू पीक हो जाता है वी आई एल माइनस माइनस आई एल, ठीक है, डी आई, तो आ जाएगा टू डेल्टा आई एल, ठीक है। अगर आप पीक टू पीक लेंगे तो ये वैल्यू डेल्टा आई एल, टू डेल्टा आई एल, अगर खाली अगर एक पीक की लेंगे मतलब एवरेज से, तो ये आ जाएगी ये। तो ये बस वैसे भी फिलहाल बात याद रखनी है। अच्छा, तो अब भी हम ले रहे हैं पूरे एक साइकिल के अंदर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक कर रहे हैं हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक कर रहे हैं कि डी आई की वैल्यू क्या होती है। तो पहली तो बात यह है कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लूँगा, तो फिर डी आई नहीं लूँगा, डी आई तो खाली यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, देखेंगे अगर मैं पूरी लूँगा तो पीक टू पीक वैल्यू है, ठीक है, डी आई के केस में। तो पीक टू पीक कितनी आ जाएगी, टू डेल्टा आई एल, और ये इक्वल है इसके स्लोप के, हमने ऊपर कहा है ना, ये वी जी माइनस वी डिवाइड बाय एल इंटू डी टी एस, जितना टाइम के लिए ये ऑन था, स्विच 1 के ऊपर था। तो ये आ जाएगी टू आई की वैल्यू, सही है। इससे ये आपने लिख लेना है यहाँ पे, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब रिपल की, अब द टिपिकल वैल्यू ऑफ रिपल लाइज इन द रेंज ऑफ 10 to 20% ऑफ फुल लोड वैल्यू ऑफ द डीसी। इट इज़ अनडिजेबल टू अलाउ आई टू बिकम टू लार्ज, ना इसे ज़्यादा रखना होता है ना इसे कम रखना होता है। टू लार्ज डूइंग सो वुड इंक्रीज द पीक करंट ऑफ द इंडक्टर and would increase the size and cost by design, and inductor current ripple is also small compared to the DC. The DC ripple is usually justified by inductor current. The inductor value, अच्छा, तो ये देखें, ये हम रिपल कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, और रिपल को कम करने के लिए आगे हम ये इंडक्टर और कैपेसिटर लगाते हैं। अब इंडक्टर आपने कौन सा चूज़ करना है कि आपके पास के रिपल कम से कम हो, ये आप इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, इस वाले फार्मूले से। ये वाला फार्मूला इसी को इन्होंने किया कि यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लें, उधर चला गया और डी आई इधर आके डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे रिपल आप जितना चाहते हैं वो यहाँ पे नीचे वैल्यू पुट करें, वी जी जितना है इनपुट है इधर लिखें, जितनी आउटपुट चाहते हैं इधर लिखें, जितना ड्यूटी साइकिल इधर, इतना टाइम पीरियड इधर रखेंगे, तो आपको इंडक्टर की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। तो वही इंडक्टर की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो यू विल यूज़ दिस फार्मूला। अच्छा, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी, हाँ, ये जो थी ना ये वाली चीज़, ये तो थी जब स्टेबल चल रही होगी, स्टेडी स्टेट चल रही होगी, तो वेवफॉर्म ऐसी हो जाएगी। लेकिन अभी आप लेट से सर्किट हमने ऑन किया है, जब हमने सर्किट ऑन किया है तो फिर तो नीचे से स्टार्ट होगी ना, ज़ीरो से, तो फिर ये आहिस्ता 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 ऊपर जाके स्टेबल होती है, ठीक है। ये नीचे से स्टार्ट होगी, अब सर्किट आपने ऑन किया है, वो आपने बक कन्वर्टर, तो फिर ये बिल्कुल ऐसे वेव नहीं बनती कि जी बिल्कुल ऐसे स्मूथली जिस तरह आपने ऊपर देखी है। वो तो तब लगती है जब स्टेडी चल रहा हो, और जब ऑन किया है तो फिर यहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरह करके नीचे से। तो अब इसमें हम चेक करते हैं कि क्या है, कैसे ये बनती है। अच्छा, अगर हमें पता कैसे चलेगा कि स्टेडी हो गई है,
ये पता चलेगा एक एक वेव की एवरेज से। मतलब इसको देखें तो ये देखें इसकी नेगेटिव वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन, दिस साइड ऑफ द पोर्शन, ये थोड़ा ज़्यादा स्टीपर है देन दिस वाले पोर्शन। तो इसका मतलब इन दोनों की एवरेज मतलब सम ज़ीरो नहीं होगा। सिमिलरली इसका भी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन देखें तो ये वाला ज़्यादा स्टीपर है, ये कम स्टीपर है। इस तरह आगे देखेंगे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये भी कम स्टीपर है, ये तब स्टेबल होता है, इसे याद रखने के लिए तब स्टेबल होता है जब इसकी एवरेज ज़ीरो हो जाए। मतलब ये वाला अप स्लोप और डाउन स्लोप इक्वल हो जाएगी ना, तो दोनों से के आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो इसे कहते हैं एवरेज जब ज़ीरो हो जाती है तो स्लोप स्टेडी हो जाती है। खैर इसके बारे में अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो आप ये पढ़ेंगे पैराग्राफ, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। अभी हमने सिर्फ याद रखने वाली बात यह है कि जब एवरेज ज़ीरो हो जाए दोनों स्लोप्स की, ठीक है, स्विच 1 और स्विच 2 पोजीशन की, तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोप है वो स्टेडी हो गई है। ओके ठीक है, मतलब ये इन्होंने इक्वेशन, ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जब आई एन टी माइनस टी एन टी एस इज इक्वल्स टू आई एन प्लस वन, दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। ये देखें, ये यहाँ से ये वाला पोर्शन जब इस वाले पोर्शन के इक्वल आना शुरू हो जाए तो हम कह सकते हैं कि स्टेडी हो गई है। वरना दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं। द requirement that in equilibrium the net change in inductor current over one switching period to be zero lead us, हाँ देखें ये वाली बात कि रिक्वायरमेंट क्या हो कि in equilibrium the net change in inductor current over one switching period lead us to the way in such switching converter the principle of inductor volt second balance। तो यहाँ पे आपके पास इंडक्टर वॉल्ट सेकंड, अब हमारे पास वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी आ गया, ठीक है। ये हमेरे पास इक्वेशन थी जो हमारे पास हमें पहले ही पता था, और हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन ओवर वन कंप्लीट साइकिल हम जीरो से, अगर एक कंप्लीट साइकिल में करें इंटीग्रेशन इसकी करंट की, मतलब डी आई इधर ही रहे, डी टी उधर जाके डिवाइड हो गया और वी इधर जाके रहे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ना। मतलब कि यहाँ से डी आई की वैल्यू निकालनी है खाली, ठीक है, इस तरह करके। तो अब इंटीग्रेट करेंगे एक कंप्लीट पीरियड के अंदर, तो हमें पता है एक कंप्लीट पीरियड के अंदर हम क्या क्या हैं कि इसका ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये देखें, ये सिंपल इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि डी आई की वैल्यू निकाली है इज इक्वल्स टू, ये डी टी उधर चला गया है, वी एल डिवाइड बाय एल इंटू डी टी और इंटीग्रल, ठीक है, इधर भी इंटीग्रल ले लिया और इधर भी इंटीग्रल ले लिया, ठीक है, और इंटीग्रल ले लिया एक कंप्लीट पीरियड का, तो जीरो से लेकर टी एस तक। तो ये तो ज़ीरो हो गया, हमने खुद कहा है कि एक कंप्लीट पीरियड में ये ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे इन्होंने ज़ीरो पुट कर दिया, ठीक है, और ये आ जाएगा ज़ीरो से टी एस तक। अब एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टी एस, मतलब जितना टाइम पीरियड होता है उससे डिवाइड भी करते हैं यहाँ पे। तो आप ये देखें कि उन्होंने लेफ़्ट साइड के ऊपर एवरेज ले लिया जीरो से लेकर टी एस, और साथ वन बाई टी एस कर दिया है एवरेज लेने के लिए, ओनली टू टेक एवरेज आपने टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया इसे। जब टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज बन गई, तो हमने यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरेज इज इक्वल टू ज़ीरो। द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्टेटर टोटल एरिया एंड द नेट वोल्टेज वोल्ट सेकेंड। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वोल्ट सेकेंड इज इक्वल टू ज़ीरो, सही। द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन हैज़ यूनिट्स ऑफ वोल्ट सेकेंड, जो कि फ्लक्स लिंकेज की यूनिट है और वो ज़ीरो है टोटल। द इक्विवेलेंट फॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय स्विचिंग टाइम पीरियड, और जब टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास वोल्टेज देना शुरू हो जाए, डी सी वी टू इक्वेशन। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये फिर वही बात यहाँ पे रीड्रॉ की उन्होंने वही वेव के, जब पोजीशन नंबर 1 के ऊपर थी तो इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज था वी जी माइनस वी, और जब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर थी तो इंडक्टर के ऊपर ये वाला वोल्टेज था। इन दोनों का टोटल वोल्टेज को लेमडा से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज फाइंड करना है, यहाँ वाला वोल्टेज प्लस यहाँ वाला वोल्टेज, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू टोटल वेव का वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर टी एस पूरी वेव इंटीग्रेट करें तो ये दो पोर्शन में डिवाइड हो रही है, ये वाली वेव प्लस ये वाली वेव। ये वाली वेव कितनी है, ये वाली वेव कैसे निकालेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करवा दें वी जी माइनस वी टी, मतलब रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ कितनी है हमारे पास वी डी टी एस, और विड्थ कितनी है हमारे पास वी जी माइनस वी टी, ये आ गया। और यहाँ से इस केस में भी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, तो लेंथ कितनी है हमारे पास डी डैश टी एस, अच्छा डी है ड्यूटी साइकिल, ठीक है, वो जो बचा हुआ पोर्शन होता है मतलब उसको हम डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डी डैश कह लें उसे, या उसे कह लें वन माइनस डी
ठीक है, मतलब एक कंप्लीट टाइम पीरियड की अगर मैं वेव बनाऊँ ना, वेव अगर ऐसे है, अगर मैं इस वाले पोर्शन को कह रहा हूँ डी, ठीक है, जब तक ये ऑन रहा है, तो अगले वाले के पोर्शन को कहूँगा डी डैश। तो डी डैश को आप सिंपली ये भी कह सकते हैं, डी डैश को हम कह सकते हैं 1 मतलब कंप्लीट वेव माइनस ड्यूटी साइकिल है, तो बचेगा वो डी डैश होता है। तो यहाँ पे भी यही है ना कि जो बचा है यहाँ पे उसके लिए वो माइनस, तो डी डैश इंटू वी ये आ गया, ठीक है, ये डी डैश इंटू डी डैश टी टाइम पीरियड इंटू वी ये बन गया। इसको आप सॉल्व करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी आपके पास। एक मैं बना के दिखाता हूँ, तो ये आ जाएगा वी जी डी टी एस माइनस डी वी टी एस माइनस वी डी डैश टी एस। तो यहाँ से इसमें से और इसमें से वी टी एस कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा वी जी डी टी माइनस इन दोनों में से डी प्लस डी डैश, और ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास वी टी एस, ठीक है, वी टी एस कॉमन आ गया, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए डी प्लस डी टी एस, ये तो कंप्लीट वेव बन जाती है और ये 1 के इक्वल होती है, डी प्लस डी टी एस 1 के इक्वल आ जाएगा, तो पीछे आपके पास बचेगा वी जी डी टी एस, वी जी डी टी एस माइनस वी टी एस, ठीक है। अब यहाँ से टी एस कॉमन निकाल लें, और अच्छा अभी वो कॉमन निकलवाना बताते हैं, तो ये वाली वेव बन जाएगी, वो कॉमन निकलेगा, इसमें से टी एस, इसमें से टी एस कॉमन निकला, इस वाले में से उधर आके डिवाइड हो गया। तो अब ये देखो एवरेज मतलब टोटल एरिया डिवाइड बाई टोटल टाइम, ये फिर एवरेज हो गया, लैम्डा था ना टोटल एरिया डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो एवरेज हो गया, एवरेज को उन्होंने इस तरह करके लिख दिया। तो हमें ये पता है कि टोटल एवरेज कितने की इक्वल थी, 0 के ऊपर, हम ऊपर फाइंड करके आएंगे, जब स्टेडी स्टेट हो जाती है तो एवरेज ऑफ इक्वल हो जाती है 0 के, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया, और यहाँ पे वो देखें डी प्लस डी डैश टी एस से 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी अगेन। तो ये आपको क्या कह रही है, वी आउटपुट जब आप निकालना चाहेंगे तो इक्वल होगी वी इनपुट इनटू ड्यूटी साइकिल, सिंपली ये बक कन्वर्टर की इक्वेशन बन गई है आपके पास। सिमिलर आर्ग्यूमेंट कैन बी अप्लाई टू द कैपेसिटर, वो कहते हैं अगर आप कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं कैपेसिटर के लिए, तो कैपेसिटर के लिए आप ये वाली वेव यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर के लिए होती है आई टी इज इक्वल सी डी वी टी टी डिवाइड बाई डी टी। यहाँ से आप वोल्टेज को निकाल के और वोल्टेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। द नेट चेंज ओवर वन स्विचिंग पीरियड ऑफ कैपेसिटर वोल्ट मस्ट बी 0, therefore equilibrium the integral of capacitor current over one switching period should be 0. There is no net change in capacitor charge in steady state. An equivalent statement is, ये अब वही उसके अंदर जो था हमने कहा था वोल्ट सेकंड बैलेंस होता है, इसके अंदर चार्ज बैलेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू टोटल करंट इज इक्वल 0 आएगा, इसमें चार्ज द एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। There should be an intuitive result. If a DC current is applied to capacitor, then the capacitor will charge continuously and its value will increase without bound. Likewise, if a DC voltage is applied to inductor, then the flux will increase continuously and inductor current will increase without bound. This is called capacitor ampere second balance, and capacitor charge balance can be used to find the steady current in the switching converter. तो कैपेसिटर के अंदर चेक करें तो सम ऑफ करंट मतलब एवरेज करंट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एम्पेयर सेकंड मतलब चार्ज, एम्पेयर सेकंड क्या होता है, चार्ज 0 हो रहा है, ठीक है। हमें पता है ना कि वी आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है ना, तो ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो आई टी, ठीक है। और ये इक्वेशन अगर आप गौर से देखें तो ये आई टी की बन रही है, ये आई है और साथ आगे टी से डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो आई टी चार्ज होता है और वो इक्वल टू 0 है, तो इसे कहेंगे चार्ज सेकंड, चार्ज बैलेंस में 0 है। और उसमें वो जो पिछले वाली इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पे ये वाली, इसमें वोल्टेज 0 था, ये वोल्ट सेकंड 0 था। तो बस ये इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कैपेसिटर 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 चार्ज बैलेंस और इंडक्टर वोल्ट सेकंड बैलेंस।